नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 वर्ष पहले 2 मई 2021 को हम लोगों ने बिहार में जन सुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा पटना में एक प्रेस वार्ता में करी थी। उसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने पश्चिम चंपारण के विद्यार्थी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू करी और करीब करीब उसके 2 वर्ष होने को आए हैं। मैं पश्चिम चंपारण से चलकर उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में होता हुआ अभी मधेपुरा खत्म करके सुपौल में अगले 2-3 दिन में जाने वाला हूं। चूंकि अभियान पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, तो बिहार के उन हिस्सों में भी जहां पदयात्रा अभी हुई नहीं है, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग जन सुराज के इस अभियान से विचार से जुड़ रहे हैं। इसी के तहत उन लोगों के आग्रह पर मैं उन जिलों में पदयात्रा के बीच से निकल कर आता हूं ताकि उनसे एक मुलाकात परिचय हो सके। और उसी तहत मैं आज जमुई में आया हुआ हूं। कल आया हूं, कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमारे 2-3 कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे। लेकिन आज मैं दिन भर जमुई में रहूंगा, यहाँ लोगों से, जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मिलूंगा। पदयात्रा के दौरान जो अभी तक के अनुभव रहे हैं, मैं आपसे उस पर संक्षिप्त एक टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। जो पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा समझा, अभी तक करीब 60% बिहार, 5000 से ज्यादा गांव में हम खुद पैदल चल कर गए, वहां गांव में रहे, लोगों से मिले, समझे, जो देखा समझा। कई बार लोग कहते हैं कि आप क्या पदयात्रा में ऐसा नया देख लीजिएगा जो पहले से पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूं, यहीं के सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए यहाँ पर 2 वर्ष काम करने का भी अवसर मिला। फिर राजनीतिक तौर पर भी 2014-15 में मैंने यहाँ काम किया है। बावजूद इसके मैं कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूँ कि जितना मुझे आंकड़ों की जानकारी है, जितनी बातें हम लोग बिहार के बारे में जानते थे, उसके मुकाबले जब मैं पदयात्रा करने गया हूँ, पैदल चलकर गया हूँ, तो बिहार की स्थिति बिल्कुल और ज्यादा भयावह और दिखी है। बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है, जमीनी हकीकत, जमीनी गरीबी, बदहाली उससे कई गुना ज्यादा है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे कई बार हम लोग को लगता है कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं। ये बात सबको पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है पलायन गरीबों की समस्या है, जिसको नौकरी नहीं है, वो साधन पैसा कमाने के लिए बाहर जाता है। पदयात्रा के दौरान मेरा अनुभव है कि पलायन वो समस्या है जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो संभ्रांत या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उनके बच्चे पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं। लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे प्रखंड पंचायत में जहां पर बाढ़ का असर है, वहां तो 60-70% युवा छोड़कर चले गए। गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। और परिवार में नौकरी करते हुए कोई परिवार के साथ रहे, इसकी परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। लोगों ने ये धारणा बना ली है कि अगर कोई कमाने जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको परिवार छोड़कर ही जाना है। अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो निश्चित तौर पर उसको बाहर ही जाना है। अगर नौकरी करना है तो उसको बाहर ही जाना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि कितने लाख लोग बाहर मजदूरी करने गए, पलायन किया है। आंकड़े ये नहीं बताते हैं कि पलायन की वजह से परिवार की परिकल्पना ही बिहार में कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। परिवार के साथ रहना, एक साथ रहना, पर्व त्योहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात ही खत्म हो गई है। इसी तरह करीब शिक्षा का हाल है। बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार में, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहां पर पढ़ाई हो रहा है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको
एक लाइन में बताना हो तो यहाँ के विद्यालयों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये खिचड़ी बटने से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों की क्वालिटी खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभव है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि स्कूल से खिचड़ी बट रही है, क्योंकि अगर खिचड़ी बटने से पढ़ाई खराब होती तो 7वें क्लास से ऊपर के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, लंगर सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा, वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो है वो सरकारी लाभ बांटने का केंद्र बन गया है। तो अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अगर आपको साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर आपके बच्चे को साल भर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर जाकर वहां आवाज नहीं उठाते। सरकार ने भी ये चिंता छोड़ दी है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालय के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहां विद्यालय का भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा को लाना है। इसीलिए आप देखते हैं